कंगना रनौत को तो आप जानते होंगे जी। फिल्म हीरोइन। उनका कहना है, कंगना रनौत का कहना है कि फिल्म में जो हम लोग हैं वो लोग एक दूसरे की जाति नहीं जानते हैं। जात पात क्या होता है? योगी जी ने तो ठीक ही कहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए जाति जनगणना एकदम नहीं होनी चाहिए। साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? कंगना रनावत ने एक बार नहीं, रवीश कुमार के इंटरव्यू में भी कहा, कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया है इस बात को लेकर के हम राजपूत आने से आते हैं। हम लोग राजपूत घराने से हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारा एनवायरनमेंट था। और मुझे पता है राजपूत घराने का तो बहुत सारी बातें आपको लेकर नाक का भी सवाल बन जाता होगा फिर। बिल्कुल हर बात पे। इसलिए कंगना को बहुत सीरियसली हम लोग लेते नहीं है। उनको तो लगता है कि देश आज़ाद हुआ 2014 में और 24 में जब उनके बयान पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कर दी तो देश गुलाम फिर से हो गया। तो 10 साल का आज़ादी का उनका खेला खत्म। आप जादव जी हैं, ये आपको कौन बताया? जादव जी हैं ना। पूरे देश में जातीय जनगणना का मामला चल रहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आरएसएस भी झुका है, खाली यही बोला है कि इसका पॉलिटिकल एडवांटेज कोई नहीं ले, जातीय जनगणना हो, इससे आपत्ति नहीं। संदीप सौरभ माले से विधायक है, तो संदीप सौरभ जी का पहले तो कंगना रनावत और भाजपा आरएसएस समझ ले। आरएसएस तो इस पक्ष में आया है कम से कम कि जातिगत गणना होनी चाहिए और राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, ये बात कहने का कोई मतलब नहीं है। जातिगत आरक्षण का सवाल, जातीय गणना का सवाल सामाजिक मुद्दा है और इसलिए राजनीतिक मुद्दा ये है। इंडिया गठबंधन आज जातिगत आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के पक्ष में है, जनगणना को कराने के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात कि कंगना रनावत जैसे तमाम जो लोग हैं, सवर्ण जातियां अपने दम को कहीं ना कहीं कह देती हैं। उनसे मत पूछिए कि आप क्या हैं, वो कह दें कि हम ये जाति हैं। और कंगना रनावत ने एक बार नहीं, रवीश कुमार के इंटरव्यू में भी कहा, कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया है इस बात को लेकर के हम राजपूत आने से आते हैं। और केवल कंगना रनावत नहीं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या ऐसे भी आप इंटेलेक्चुअल सर्किल में भी समय समय पे लोग अपनी जातियां बताते हैं। और जातियां किसको नहीं पता है? जिस इलाके से हम विधायक हैं, हमको एक एक गांव के एक एक टोले का जाति पता है, वैसे ही सारे विधायकों को अपने इलाके का जाति पता है। हर गांव में हर आदमी जानता है कि फलाना फलना जाता है। तो जब सब लोग जान रहे हैं तो उसको एकजुट करके अगर डाटा कलेक्ट कर लिया जाए और एक तरह का एक्सरे का रिपोर्ट सामने आ जाए तो इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। ये कौन सी बात है? आप कोई बीमारी किसी को होती है तो आप समझिए कि बीमारी का अगर आप एक्सरे कराने जाते हैं तो उससे बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे बीमारी का पता चलता है। नहीं, जैसे फिल्मी दुनिया में बात की गई है कि फिल्म दुनिया में कोई किसी की जाति नहीं जानते। राजपाल यादव की जाति को जानता है कि नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। हाँ? सब लोग जानते हैं। और जाति जानते हैं नहीं जानते वो सवाल नहीं है। रघुवीर यादव की जाति जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जातिगत गणना में सबके शरीर पे जाति लिखा तो नहीं रहेगा। वो तो सरकार के पास एक डेटा आ जाएगा कि किस जाति की क्या स्थिति है और किसकी कितनी संख्या है। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिली कि नहीं मिली। कंगना का क्या इंटेंशन है कि अपने कहते हैं मैं राजपूत परिवार से? कंगना की बात को भाजपा भी अब सीरियस नहीं लेती है। कई सारे उनके वक्तव्य को भाजपा ने कह दिया कि हमारे पार्टी का वक्तव्य नहीं, उनका जबान का फिसलन है। तो इसलिए कंगना को बहुत सीरियसली हम लोग लेते नहीं है। उनको तो लगता है कि देश आज़ाद हुआ 2014 में और 24 में जब उनके बयान पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कर दी तो देश गुलाम फिर से हो गया। तो 10 साल का आज़ादी का उनका खेला खत्म। तो कंगना रनावत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सवाल ये है कि जो आरएसएस ने कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आरएसएस और भाजपा के लोग जातिगत गणना को लेकर के जो मोमेंटम देश के अंदर बना हुआ है उस पर पानी डालने के लिए अपना तमाम आईटी सेल को लगा दिए हैं। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली उनकी स्थिति है। उनको पता है कि इस पर जब राजनीति होगी तो भाजपा को इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो बिहार में हुआ वो पूरे देश में हो सकता था। बिहार में आज आंकड़ा सामने है। अब नीतीश बाबू उस पर कुछ करे ना करे, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि भाई कि किस जाति की क्या दशा आज के समय में है, किसके पास झोपड़ी का मकान ज्यादा है, किसके पास पक्का मकान ज्यादा है, किसके पास क्या जमीन है। अभी ये आंकड़ा सामने आना बाकी है। तो ये सब आंकड़े आ जाए, उसके अनुसार नीतियां बने, ताकि समाज में एक तरह का समानता का भाव पैदा करने के लिए कुछ बेहतर काम हो सके, यही हम लोग चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है पटना हाई कोर्ट को और केंद्र को। ये जो SC ST OBC का आरक्षण जो 65% किया गया था, उस पर जो रोक लगाई गई थी, उसको लेके किस रूप में इसको देखते हैं? अभी ये आज ही की अखबार की खबर है, दैनिक भास्कर की, और बाकी कई अखबारों, हर अखबार में ये खबर आई है कि 65% आरक्षण बिहार व केंद्र को सुप्रीम नोटिस। देखिए, हम लोग मानते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। ये जो
बिहार सरकार ने 65% किया, ये वाजिब कदम था। आपने जब देख लिया कि सर्वे में किस जाति की कितनी संख्या है और उसके बावजूद उनका आर्थिक संसाधनों पर, सामाजिक संसाधनों पर उनका कब्जा कितना है, वो नौकरी में कितने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। अब बिहार में चुनाव चर्चा होने लगी है, हालांकि अभी 1 साल समय है। आप भी लड़ेंगे चुनाव, अभी पिछला विधानसभा लोकसभा चुनाव भी आप लड़े नालंदा से, हालांकि सफलता नहीं मिली। विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। आप लोग को एक नए दुश्मन से कितना डर लग रहा है? अब देखिए, वो नए दुश्मन क्या कहें उसको, वो असल में हमें लगता है कि भाजपा का एक प्लान बी भी हो सकता है। हम तो नाम नहीं लिए, हम जान रहे हैं, आप नाम नहीं लिए, लेकिन हम इशारा समझ रहे हैं ना। दुश्मन की बात नहीं है। भाजपा और राजनीति में देखिए सबका अपना अपना वर्गीय इंटरेस्ट है। अच्छा, वो किस वर्ग को ले रहे हैं, लेकिन जो उनका तर्क है, हाँ, उस तर्क में चालाकी और धूर्तता बहुत है। जो भी वो तर्क देते हैं बार बार, उस तर्क में चालाकी और धूर्तता बहुत है, जिम्मेदारी नहीं है और अंधाधुंध पैसे हैं। आप देखिए बिहार की पॉलिटिक्स में कोई ऐसी पार्टी हो जाए जो 35,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख तक लोगों को पेमेंट दे करके अपना कैडर बनाए। नेटवर्किंग बिजनेस में नहीं कहता कि मर्सिडीज ये सब का तो नाम ही नहीं लेता। कौन कौन BMW और कौन गाड़ी, लैंड रोवर, रेंज रोवर, कौन सी कुछ नाम हो, सब का सपना दिखाया जाता। तो प्रशांत किशोर, एक उनका कथन है, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं प्रशांत किशोर को लेके, कि वो कहते हैं दिक्कत हमको इस बात की नहीं है कि लालू यादव का 9वीं फेल बेटा बिहार का डिप्टी CM बन गया। दिक्कत इस बात की है कि ग्रेजुएट लड़का बिहार का सड़क पे घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। ये उनका कहना। तो जो भी ग्रेजुएट हो जाएंगे, प्रशांत किशोर उनको कहाँ से रोजगार या नौकरी दे देंगे? वही जुमला देना है, उनको भी कुछ करना नहीं है। उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। पहली बार आए हैं, नई नई बात कहने करके लोगों को लुभा रहे हैं। बात कहने का एक तरीका उनका है। तो तर्क, इस तरह का तर्क और भी तो दे सकते थे। और मोमेंटम जो बन रहा है, उसमें पैसे का बहुत रोल है। तो आप बताइए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होने से पहले अगर अरबों रुपए खर्च कर दे, और वो पॉलिटिकल पार्टी अगर कल के डेट में सत्ता में आती है, तो वो जो अरबों रुपए उसने खर्च किए हैं उसकी उगाही होगी। वो तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, प्रशांत किशोर कहते हैं कि पैसा 500 का नोट लेके वोट दीजिएगा और कहिएगा हमारा बेटा का भविष्य बन जाए, तो कैसे होगा? वो जो नोट जिससे लिए हैं वो अपना वसूलेगा। तो उसी प्रकार प्रशांत किशोर अभी उड़ा रहे हैं, तो उनसे भी वसूला जाएगा, वो भी वसूलेंगे। कोई ना कोई तो दे रहा है पैसा, तो आप लोग खुद ही सब देख रहे हैं, खुद ही सब समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर भी वसूलेंगे। अच्छा, वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो कभी बैट बॉल नहीं पकड़ा, अमित शाह का वो बेटा BCCI का सेक्रेटरी, वहाँ ध्यान इनका नहीं है। हाँ। आप देखिए देश भर में मुसलमानों का इतना मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। समस्तीपुर में अभी एक सिंगल इंसिडेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का इस पे नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों को हम इतना टिकट दे देंगे, आइए गला मिलिए और ये सब कीजिए, और आप वहाँ क्यों वोट दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आप क्यों हैं, हमारे साथ आइए, ये कह रहे हैं। लेकिन CA कानून क्यों गलत है, क्यों मुसलमानों को टारगेट करने वाला ये कानून है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। CNRC के बारे में बोलते हैं, उसी मुद्दे पे जदयू से अलग हुए। नीतिगत मामलों में हमें लगता है कि उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जदयू से अलग हो गए, लेकिन आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टी बना है, क्या वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त पोजीशन लेने वाली स्थिति में हैं, ले पाएंगे? क्योंकि उनको सब तरह का वोट चाहिए। जो कम्युनल वोट हैं, जो सामंती लोग हैं, उनका भी बात करेंगे तो एक विचारधारा के साथ आप जाते हैं। प्रशांत किशोर की कोई विचारधारा नहीं, सर्वाहारी हैं। हाँ, वही बात है। लेकिन आप बताइए कि राजनीति में अगर किसी को सर्वहारा के पास ही जाना है, सर्वहारी ने क्या बोले, सर्वहारी माने सर्वहारी, हाँ, तो सर्वहारी के पास, तो आपका मजदूर, सर्वहारी के पास अगर जाना है जिसका विचारधारा नहीं हो, तो नीतीश बाबू से बड़ा आइकॉन कौन है? तो पहले से ही है जिनका कोई विचारधारा नहीं है। अच्छा, एक चीज बताते हैं, कभी उधर रहेंगे। आप यादव जी हैं, ये आपको कौन बताया? यादव जी है ना। आपके जात के बारे में उनकी पार्टी के द्वारा पोस्टर लगाया गया है कि यादव का मतलब अब 9वीं फेल नहीं होता, यादव का मतलब अब ग्रेजुएट होता है। तो यादव का मतलब कब 9वीं फेल 10वीं फेल? ये राजनीतिक जुमला है। मैं कह रहा हूँ कि जुमलों से वो पार्टी बनी हुई है। से पढ़े हैं, वो राजनीतिक जुमला है। और अभी बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, हाँ। बिहार में 6% लोग, केवल 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। अब इसका मतलब प्रशांत किशोर क्या समझाएंगे? यादव का तो पॉपुलेशन 14% है और 6% लोग ही ग्रेजुएट हैं,
बिहार में बिहार में, टोटल बिहार में। अब समझिए, तो बिहार के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी जहां पर है वो अटैक के दायरे में है, तो इसके कसूरवार फीस बढ़ रहा है। एक सेकंड, बिहार में 6% ही अगर ग्रेजुएट है, इसके कसूरवार लालू यादव हैं, नीतीश कुमार, यही तो वो कह रहे हैं। नहीं, वो ये बात नहीं कह रहा है, वो एक लाइन फेंक रहे हैं और उसके तह तक नहीं जा रहे हैं। वो इस बात के तह तक नहीं जा रहे हैं कि देश के अंदर एक नई शिक्षा नीति आ गई। जो ग्रेजुएट करने का फीस एक समय में 6,000 के आसपास हुआ करता था 2 साल पहले, ये अचानक नहीं वो नहीं अचानक से हुआ है। तो पहले से नहीं, पहले 10% था। आपको हम बता रहे हैं, नहीं वो 6% की हम बात नहीं कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में आई, बिहार में पिछले साल से लागू हुई। नई शिक्षा नीति के ठीक आने से 1 साल पहले तक बीए करने का टोटल फीस था 6,500 रुपए, टोटल फीस 3 साल का। अब बीए हो गया 4 साल, नई शिक्षा नीति आ गई। अब बीए करने का टोटल फीस जो है वो 35,000 चला गया। प्रशांत किशोर इस पर बोल के दिखाएं कि नई शिक्षा नीति इसलिए गलत है। तो उनको हर तरफ का मलाई खाना है, कोई ठोस ग्राउंड पे बात नहीं करनी है। तो इसलिए हम प्रशांत किशोर पे ज्यादा बात क्यों करें, हम लोग खुद ही। अच्छा, वो तेजस्वी को हिट करते हैं, लेफ्ट पार्टियों पे वो नहीं बोलते हैं। प्रशांत बोले लेफ्ट पर भी बोले, अच्छा रहेगा। तो लेफ्ट पे बोले लगेंगे तो फिर आप लोग विचारधारा वाला चलाइएगा। तो अरे कोई अगर पार्टी बनाया है, संगठन बनाया, वो कहेगा कि हम विचारधारा से मुक्त रहेंगे, हाँ मुक्त है वो, तो आप क्लब बना लीजिए। क्लबे है तो फिर तो क्लब ही है, कहीं कोई विचारधारा नहीं है। तो नहीं है तो क्लब है। तो जनता क्या क्लब के हाथ में बिहार की बागडोर सौंपना चाहेगी? आप चाहे जितना पैसा दिखा लीजिए, जितना तामझाम कर लीजिए, जितना पीला रंग के स्कॉर्पियो घुमा लीजिए बिहार में, जनता क्यों चाहेगी कि भाई हम किसी क्लब के हाथ में दे दें चीज़ों को? आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अभी के समय में जो क्रूशियल सवाल है, जो मजबूत महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर अगर आप पक्ष या विपक्ष में खड़े ही नहीं हैं, आप पेंडुलम बने रहेंगे, तो क्यों जनता आपको पसंद करेगी? तो इसीलिए ये हमें लगता है कि समय के साथ उनको पोजीशन तो लेना पड़ेगा। कनियों के भाई या दुल्हों के भाई बहुत दिन तक नहीं चलता है, तो एक समय में पोजीशन लेंगे, पोजीशन सामने आएगा तो और साफ साफ बात होगी। आरक्षण उरक्षण या दलित बैकवर्ड ये सब कुछ कहते हैं, आंदोलन पे मेरा कोई भरोसा नहीं। आप लोग आंदोलन वाली पार्टी है, आंदोलन से सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती। जनता को आंदोलन पे ही भरोसा है, और अभी देश में जो कुछ बचा हुआ है या जो कुछ हासिल हुआ है, वो बगैर आंदोलन के, बगैर संघर्ष के आंदोलन से किसी की सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना नहीं सकते। हम सरकार बनाने के लिए क्या क्या बोले वो सब बैठ के हम एक दिन सुनेंगे, तब आपको हम बताएंगे हम क्या कहें। तो सुनिएगा जरा क्या क्या वो बोल रहे हैं। ठीक है, चुनाव में तो सामना होवे न करेगा, आपको फाइट देंगे, कड़ी टक्कर देंगे। भेजिए पालियगंज, भेजिए उनको। हाँ चलिए, पालियगंज में जो कैंडिडेट हो गए प्रशांत किशोर, भीड़ लिया जेएनयू वाले, खूब बोलते हैं यादव मतलब 9वीं फेल होता है ना। यादव देखिए जेएनयू पढ़े लिखे हैं, तब पाला पड़ जाएगा पालीगंज में। चलिए प्रतिक्रिया अपने दीजिए। जय भीम, जय भारत।